स्टार्ट। महोदय, गैट समस्या का सार यह है कि दुनिया भर के कुछ हिस्से में अनाज के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरे हिस्से में करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं। आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है, वास्तव में जिसके लिए सामूहिक प्रयास की आज बहुत ज़रूरत है। मगर गैट वार्ता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है। गैट के मौजूदा दौर में कृषि को जोड़ने की मुख्य वजह यह है कि आज कृषि व्यापार के क्षेत्र में दो समुदायों के बीच टकराव हो रहे हैं। जब अमेरिका ने 50 के दशक में कृषि बाजार में कदम रखा था, तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय खाद्यान्न आयात स्थिति से उभरकर खाद्यान्न निर्यातक की श्रेणी में आ गया। यूरोप का कृषि सरोकार खाद्यान्न सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया। ऐसी स्थिति में यूरोप भी विश्व कृषि बाजार का दावेदार बन गया। आते आते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ कृषि उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात के लिए होने लगा। लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ता गया, किंतु विकासशील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी जिसकी आशा की जा रही थी। इस प्रकार उनकी उम्मीद खत्म हो गई। कुछ देश आत्मनिर्भर हो गए तो कुछ कर्ज के बोझ से दबकर आयात ना कर सके। तब यूरोप अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड़ शुरू हुई है। उसी के साथ दोनों जगह अनुदान भी बढ़ने लगा। इस दौड़ के कारण कृषि को गैट वार्ता में शामिल किया गया है। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारतीय कृषि को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस शर्त से बच जाएंगे। मगर दिक्कत यह है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह तय नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं। यह अधिकार IMF को दिया जाएगा। तब तय हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप आयात कम कर दें। उससे पहले हमें दूसरे उपाय आजमाने होंगे। जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंध मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ना होकर घरेलू कृषि नीतियों से भी है। इस कृषि नीति में किसानों को दिया जाने वाला सहारा अनाज भंडार बनाए रखने हेतु सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय की राय है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन से हम पर तात्कालिक या मध्यम अवधि में कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय का कहना है कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बावजूद हमें अपनी नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। जरा इस पर गौर फरमाएं। यह निष्कर्ष कि उच्चतम न्यायालय अचानक सक्रिय हुआ है सच्चाई से दूर ले जाता है, क्योंकि न्यायालय कोई रातों रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है। श्री रेड्डी के समय से ही सामाजिक न्याय के
अंतर्गत तकनीकी न्याय व्यवस्था को छोड़कर न्याय को किस तरह से सर्वसुलभ बनाया जाए इत्यादि मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय हो उठा था। वे उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। अपने उस कार्यकाल के दौरान उनसे कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दौरान महज 2 रुपये मिलते हैं। उन्होंने इन पत्रों को रिट याचिका मानकर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम 20 रुपये मजदूरी दी जाए। सरकार ने नवीनतम आदेश को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दूसरी पद्धति जो बाद में विकसित हुई थी उसके बारे में श्री रेड्डी का कहना था कि हमें आंख खोलकर न्याय करना चाहिए। आज जो दुर्लभ, गरीब और साधनहीन असहाय व्यक्ति है उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह तभी संभव होगा जब उसे व्यापक न्याय के सिद्धांत के तहत लाया जाए। यहाँ यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है। वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को करना चाहिए वह कार्य न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। अब सवाल है कि यह काम न्यायपालिका को करना चाहिए अथवा नहीं। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना है, ना कि कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का है। कभी कभी अति सक्रियता की वजह से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जा चुकी थीं। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उसने 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय उचित ठहराया, जबकि धर्म निरपेक्षता के विषय में कुछ भी कहने से उसने इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक संतुलन डावाडोल होता नजर आया। ऐसा नहीं है कि यह सब जानबूझकर किया गया है, जबकि सच तो यह है कि ऐसा अनजाने में ही हुआ है। ऐसा लगता है कि 4 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में संबंधित विषय के हर बिंदु को न्याय के कांटे पर रखकर ही नहीं आंका गया और मामले को सामान्य नज़रिए से निपटा दिया गया, जबकि जनता को न्यायपालिका से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। महोदय, अभी मेरे मित्र ने पंजाब में राजनैतिक अस्थिरता बनी रहने का जिक्र किया था और मैं पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि वहाँ बार बार राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण भी समितियाँ अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। ये कार्य लोक लेखा समिति से संबंधित हैं। ये कार्य लोक उपक्रम
समिति से संबंधित हैं। स्टॉप।